जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स और उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। और इसमें जो नया हम काम करने जा रहे हैं वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है और उसको हम एवेलुएट करेंगे विद एक्सपेंशन एंड विदाउट एक्सपेंशन। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की जानिब। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली जो नई चीज़ आ रही है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो 3/3 को डिटर्मिनेंट को हम बेसिकली दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, जिसमें विद एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन है। मगर इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसका सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। सबसे पहली बात क्या है जी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है इफ any two rows are column, any two rows or column are identical, then A determinant equal to 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या कॉलम एक जैसे हों, आइडेंटिकल एक जैसे हों, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हम डायरेक्ट ज़ीरो कह लेते हैं। लाइक अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये देखें, इसमें अगर आप गौर करें रो 1 और रो 2, रो 3, रो 1 और रो 3 दोनों आइडेंटिकल है। अगर हम इसको एक्सपैंड भी करते हैं तो भी हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। इसको हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है इफ़ एनी रो और कॉलम इज ज़ीरो। अगर कोई एक रो या कॉलम ज़ीरो हो तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर होता है। इसकी एग्जांपल ये है, मिसाल के तौर पे ये कि अगर आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें कोई एक रो या पूरे का पूरा कॉलम ज़ीरो के बराबर हो तो भी उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है इफ वे इंटरचेंज between rows or column। यहाँ पे मैंने बोला है कि if we interchange between rows and columns in any determinant, then the resulting
determinant become change the sign. कि अगर हम किसी दो रोज या कॉलम्स में किसी भी किस्म के इंटरचेंजिंग करते हैं तो उस सूरत में हम उसका जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है उसका साइन हम तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ए डिटर्मिनेंट है, ये हम यहाँ पे रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का जो साइन है वो हम ये लगाएंगे, ये कि रो 1 और 2 को इंटरचेंज करेंगे। मतलब ये है कि रो 1 की जगह रो 2 और रो 2 की जगह रो 1 को लिख देंगे। इसका मतलब ये देखिएगा 4 5 6 और 1 2 3, ये मैंने रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया है, तो जिससे क्या मैंने बोला है कि इसका जो ये रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट हमारे पास बना है इसका साइन चेंज हो जाता है, कर देते हैं, हो जाता है, ये कर देते हैं। ये वो इंटरचेंज बिटवीन, अगर यही तरीके से हम किसी कॉलम्स में भी इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने रो 1 2 को किया है, रो 1 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग की ज़रूरत हमें उस वक़्त पड़ती है ज़्यादातर जब हम डिटर्मिनेंट्स को विदाउट एक्सपेंशन, अभी हमने आगे चल के विद एक्सपेंशन भी सीखना है, विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो उस वक़्त हमें ये इंटरचेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी है। असल में ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले बताई हैं ये ज़्यादा अहम हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करने के लिए। अब ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है ये बेसिकली ज़्यादातर विद एक्सपेंशन में यूज़ हो जाती है, और वो क्या है, हमने एक पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट्स भी हो सकता है डायगोनल। मिसाल के तौर पे ये एक डायगोनल डिटर्मिनेंट है। डायगोनल डिटर्मिनेंट यही था कि डायगोनल मैट्रिक्स वाली ही बात है इसमें कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ज़ीरो होते हैं। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, अगर हमारे पास एक डायगोनल डिटर्मिनेंट है तो इसको हम जस्ट एक्सपैंड कर देंगे सारा डायगोनल मल्टीप्लाई करके, बस। ये डायगोनल डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन जो है हमारे पास इस तरीके से हो जाती है। ये 5वीं प्रॉपर्टी है। एक छठी प्रॉपर्टी भी है। छठी प्रॉपर्टी में वो ये है कि अगर 2 डिटर्मिनेंट्स प्लस हो रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 डिटर्मिनेंट्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो इसमें ये है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कोई रो या कॉलम सेम तो नहीं है दोनों में। जैसे कि यहाँ भी आप देखें कि इसकी पहली रो और इसकी पहली रो सेम है, इनको प्लस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरी रो दोनों की सेम है 4 5 6, ये भी वैसे लिख देंगे। तो प्लस किसको करना है हमने, फिर हमने इस रो और इस रो को प्लस करना है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हैं।
तो 7 + 9 हो जाएगा, 8 + 10 हो जाएगा और 9 + 11 हो जाएगा। तो फाइनली जो 16, 18 और 9 + 11 20, ये हमारे पास एक छठी प्रॉपर्टी है। तो एक सातवीं प्रॉपर्टी है, 7th वन प्रॉपर्टी, वो ये है कि ये विदाउट एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। इसमें ये इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये होता है कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे फर्स्ट रो में सिर्फ रो या कॉलम, पॉइंट ऑफ नोट, सिर्फ रो या कॉलम है। जैसे कि इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। पहली रो में देखें सिर्फ 2, पहली रो से ही कॉमन लेंगे, सिर्फ पूरे डिटर्मिनेंट में कॉमन नहीं लेते फिर। ओके, कि अगर किसी एक रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कि अब किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1, इजी कॉमन ले और आगे लिख ले, ठीक है जी। अब अगली बात कि किसी और रो में से या कॉलम में से अगर कॉमन आ रहा है तो वो सेकंड कॉलम में से भी देखे 2 कॉमन आ रहा है तो वो 2 जो कॉमन आएगा बाहर मल्टीप्लाई होगा। अब 2 × 4 हो जाएगा बाहर। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम क्या करते हैं कि अगर किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, एक और अहम बात है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम याद रख सकते हैं, वो विद एक्सपेंशन की, मगर उसको मैं प्रॉपर्टी का नंबर दे देता हूँ। वो क्या है, यूं है एक डिटर्मिनेंट, यहां पे 1 है, इसके नीचे एंट्री 0 है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं इस रो और कॉलम को छोड़ के, बाकी जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। शर्त इसमें ये है कि यहाँ पे 1 हो और इसके नीचे दोनों एंट्री 0 हो, या इसकी ये भी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे 1 है तो इधर दोनों जगहों पे 0 है। तो भी ये रो और कॉलम हम छोड़ लेते हैं। ये एक समझ लें कि हमारे पास एक शॉर्टकट पॉइंट है जिसे हम डिटर्मिनेंट्स में अक्सर औकात यूज़ करते हैं। तो उस वक़्त का मैं कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट को विद एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन हम ओपन करते हैं। तो ये एक डिटर्मिनेंट है आपके सामने, 3 रो 3 कॉलम का है। डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में जो डिफरेंस होता है वो ब्रैकेट्स का है। मैट्रिक्स में यूँ ब्रैकेट्स होती हैं और डिटर्मिनेंट में ये लाइनें सीधी होती हैं, जैसे कि ये आपके सामने है। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक्सपेंड करने का जो इसमें हम तरीक़ेकार यूज़ करते हैं, जो आम
डिटर्मिनेंट में चलता है ओपन करना, एक्सपेंड करना, वो क्या है? वो ये है कि किसी भी रो से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट्स है 5, -2, -4। हम इसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। कैसे? पहला एलिमेंट है 5, उसको लिख लिया और आगे एक डिटर्मिनेंट लगा दिया 2/2 का। क्या किया मैंने? ये वाला जो एलिमेंट है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया और एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लगा दिया। आगे माइनस फार्मूले का, फिर अगला एलिमेंट -2 और फिर डिटर्मिनेंट, आगे प्लस ये वाला एलिमेंट और फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम ये जो अंदर हमने फिलिंग्स छोड़ी हैं इनको फिल करेंगे। उसको करने का प्रोसेस ये है, हमने सबसे पहले 5 लिखा है, फिर -2, फिर -4। ये वाली रो को हम छोड़ देंगे। अब ये वाली रो को बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। इसको फिल करने के लिए अब साथ में पहला कॉलम छोड़ देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं इसको इसके बीच में लिख लेंगे यूं 2/2 की फॉर्म में। अब नेक्स्ट को फिल करने के लिए हम सेकंड कॉलम छोड़ेंगे और बाकी जो ये एलिमेंट्स बचते हैं इसके बीच में आ जाएंगे, यानी कि 3, -2, -3, 2 और फिर थर्ड वन के लिए इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और यहाँ पे वो एलिमेंट्स जो बच गए वो लिख देंगे। अब चूँकि ये हमारे पास 2/2 के डिटर्मिनेंट बन चुके हैं, तो 2/2 के डिटर्मिनेंट हमें पता है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से करने होते हैं। इसको इसके साथ माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ 6 -6 आ गया। ये अब एक्सपैंड हो चुका है ये। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये विद एक्सपेंशन है। ये एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट विद एक्सपेंशन है। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, जिसमें उसने बोला है कि विदाउट एक्सपेंशन। अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि विदाउट एक्सपेंशन किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे हम ओपन कर सकते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है वो विद एक्सपेंशन था। तो विदाउट एक्सपेंशन में इसको हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल है। तो अगर जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बताई हैं, अगर आप उनका थोड़ा सा दोबारा उसको देख लें तो बेस्ट होगा। वो क्या था? उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें ये बताया गया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। तो उसमें ये था कि कोई एक रो 0 हो या कोई 2 रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे अगर हम पूरे डिटर्मिनेंट में देखें तो हमें कोई भी रो आइडेंटिकली नज़र आ रही और कोई भी रो या कॉलम 0 नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए हम इसको अभी नहीं कह सकते 0, ये तो हमने प्रूव करना है। ओके, इसके लिए मैंने बात की थी कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस का हम सहारा लेते हैं। रो या कॉलम, अगर एक वक्त में रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में उस स्टेप में एक ऑपरेशन ही करेंगे। रो कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे। मिसाल के तौर पे ऑपरेशन क्या है? रोज़ को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना या कॉलम्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने का जो नाम है उसे हम कहते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि कोई इसमें कोई लॉजिक या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको हम
आसानी से याद रख लेंगे। इसको सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत क्या कि किस रो को किस रो में ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, या किस कॉलम को किस कॉलम में ऐड या सबट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 में माइनस कर लूँ, देखिए कैसे, जब मैंने लिखा C2 माइनस C1 तो इसका मतलब ये होगा कि नई जो कॉलम बनेगा वो C1 ही बनेगा, और सॉरी C2 ही बनेगा। C2 माइनस C1, इसका मतलब ये है कि नया कॉलम ये वाला बनना है, C2 माइनस C1 7, ये देखिए कॉलम 2 मैंने सारा लिख लिया, माइनस कॉलम 1, ये नहीं कि कॉलम 1 ख़त्म हो जाएगा, कॉलम 1 उधर ही रहेगा। C2 माइनस C1 लिखने का मतलब ये कि C2 हमारा चेंज होगा। दूसरा स्टेप मैं साथ ही फॉलो कर रहा हूँ, C3 माइनस C2, C3 माइनस C2, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चेंज आएगी वो किस में आएगी, कॉलम 3 में। कॉलम 3 8 5 4 माइनस C2, ये अब देखते हैं ये कॉलम ऑपरेशन करने से हमारे क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ा। 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 1 1, क्या हुआ, कॉलम 2 और 3 दोनों सेम हो गए, जिसे हम कहते हैं कॉलम 2 और 3 आइडेंटिकल हो गए। कॉलम 2 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 3, तो जब दो रो या कॉलम एक जैसे हों तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने रो ऑपरेशन से भी कर देता हूँ। ऐसे करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। अब रो 2 और रो 3 में चेंज आनी है। रो 2 क्या जी, 3 4 5, माइनस कौन सी रो हो रही है जी, रो 1 6 7 8, और 2 3 4, माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। अब ये देखें कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जब हमने अब ये ऑपरेशन किया तो इसमें कोई रो या कॉलम सेम नहीं नज़र आ रही। वो ये है कि ये -3 है, ये -4 है। यहाँ पे एक लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है, क्या कि किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि इस रो में से -3 कॉमन आ रहा है और इस रो में से -4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाहर जो बनता है बने। अब यहाँ पे बाहर 12 बन गया, मगर रो 2 और 3 ये दोनों आइडेंटिकल हो गई हैं, तो ये भी आंसर 0 ही बना है। तो एक क्वेश्चन को करने का कोई एक तरीका नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही करने के अभी 1-2 और भी मेथड मौजूद हैं। तो इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट भी मैंने आपके सामने लिखा है। सेकंड पार्ट में भी विद आउट एक्सपेंशन हमने करना है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लेते हैं, कॉलम 2 में 3 1 -3 प्लस कॉलम 3 तो क्या आंसर आ गया, ये आ गया 2 1 2। कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, तो इसका भी आंसर 0 हो गया। अच्छा जी, ज़रा इसमें देखिएगा,
ये भी तकरीबन पहले पार्ट की तरह ही है। ये आप लोगों को मैं देता हूँ, प्रैक्टिस करिएगा। क्या मैं ऑपरेशन ये बता देता हूँ कि ये करिएगा C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2। इस तरह करने से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आगे 3 का हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा है, जिसमें उसने बोला शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट की शक्ल में लेकर आना। इसका मतलब ये होता है कि इसको हमने एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपेंशन के बगैर हमने इसका आंसर ले आना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो उसके बाहर गालबन यहाँ से 9 आना चाहिए, 9 आता है। देखिएगा वो कॉमन लेने वाला सीन है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, किस में से, कॉलम 2 में से 3 कॉमन आ जाएगा। कॉलम 2 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 1 3 5 और ये वैसे ही रह गया। अब बेशक अगर आप लिखना चाहते हैं बाय टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिख लें बाय टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम कॉलम 2। यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, सेकंड रो में से भी 3 कॉमन आ गया, 1 1 2। तो यहाँ भी लिख लेंगे बाय टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम रो 2। तो बाय 3 3 9। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है जी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखें, ये जो है थर्ड पार्ट जिसमें हमने इसका आंसर लिख कर आना है L स्क्वायर इंटू 3A प्लस L। इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट में नहीं है, इसका मतलब ये कि इसको हम विद एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अगर हम इसको उस एक्सपेंशन से करते हैं जो अभी हमने सीखी है पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। तो इसको आसानी से करने के लिए हम ये करेंगे, इस क्वेश्चन में एक स्टेप है जिसे अगर आप फॉलो कर लें, वो ये है कि रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर लें। रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर लें। लाइक ये आ गई रो 1, ये आ गई रो 1 का एलिमेंट और ये आ गया रो 1 का एलिमेंट। प्लस किसे करना है, इन दोनों रोज को, इन दोनों रोज को इसमें कैसे, ये दोनों इसमें प्लस हो गए, ये दोनों इसमें प्लस, ये दोनों इसमें, तो क्या बच गया बाकी, थ्री ए प्लस एल बन गया यहाँ पे। तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया, 3A प्लस एल। जब हमारे पास किसी रो या कॉलम में 1 1 बन जाए ना, तो हम पता है ये करते हैं कि अगले दोनों कॉलम्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों कॉलम्स के इन एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं। वो हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर लेंगे। ये आ गया जी कॉलम 1 A प्लस एल ए, -1 -A -A। ये आ गया कॉलम 2
माइनस कॉलम 1 ये आ गया, -1 -a। तो यहाँ भी वही बात, ये आ गया कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1a, यहाँ पे बच गया 0 l 0 0 0 l। तो मैंने आपको बताया था कि 1 के पहला एलिमेंट 1 हो तो 1 के इधर रो में 0 हो या 1 के नीचे कॉलम में 0 हो, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट जो बचेंगे उनको लिख लेना है। तो ये एक्सपैंड हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एल स्क्वायर माइनस 0, तो ये आंसर आ गया एल स्क्वायर इंटू, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये वाला 4th पार्ट है, बुक पे देखें 4 पार्ट का जो आंसर है वो भी हमने डिटर्मिनेंट की शक्ल में लेकर आना, इसका जो राइट हैंड साइड है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे बाय x y z, ये अब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकंड को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, थर्ड को z से कर लेंगे। तो क्या मैंने बोला है, फर्स्ट कॉलम को x से, सेकंड को y से और थर्ड को z से। ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने बताया था कि किसी एक रो या कॉलम से कॉमन लेने वाला सीन वही है, इसमें भी मल्टीप्लाई भी करना है डिटर्मिनेंट में, तो एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ये x है, x को सिर्फ हमने फर्स्ट कॉलम से किया, ये y है, इसको y को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और ये z है, z को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इस तरह करने से ये लास्ट वाली रो में से हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स वाई जी, तो वहाँ से हम एक्स वाई जी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, ये बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब हमने इसको रीअरेंज करना है, जैसे कि कॉलम 1 और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे, ये इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। ये इंटरचेंज में मैंने बताया था कि जब किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम रो 1 3 को 1 3 को यहाँ पे हम रो 2 और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये है पार्ट नंबर 11 जिसमें हमने डिटर्मिनेंट का आंसर ये लेकर आना है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस इंटू सी माइनस ए। ये भी वही बात है कि विद एक्सपेंशन होना है, मगर वही रोज़ कॉलम के ऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर देंगे तो ये वाला कॉलम इसमें ऐड होकर यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन आ जाएगा,
मैंने बताया कि 1 के नीचे अब 0 बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1 करेंगे। बी माइनस ए, सी माइनस ए, वही आ गया ना, 1 के नीचे 0। तो ये रो कॉलम और ये रो इसके छोड़ देंगे, तो बाकी जो हमारे पास बच गया वो आ गया जी बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी स्क्र माइनस ए स्क्र। ये अभी भी इसको हम उस तरीके से एक्सपैंड नहीं करेंगे, इसको अभी थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। वो ये है कि इसकी जगह हम बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए और इसकी जगह सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख लेंगे। तो इस तरह लिखने से हमारे पास रो 1 में से बी माइनस ए और रो 2 में से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, बी प्लस ए, सी प्लस ए, ये बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस बी माइनस ए आ जाएगा। ये बच गया बी माइनस ए, सी माइनस ए और ये सी माइनस बी। तो इसको हम रीअरेंज करना है, यानी कि यहाँ पे हमें आंसर में ए माइनस बी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ए माइनस, बाकी ठीक है, और सी माइनस ए ठीक है, ये बी माइनस सी है, ये सी माइनस बी है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। क्यों कि इसका माइनस जो कॉमन आएगा, इसका माइनस जो कॉमन आएगा, दोनों आपस में प्लस होके ये राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फ़ौरन बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा है। ये भी तकरीबन उसे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। उसमें तो हम चलें विद एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन दोनों सिस्टम्स को यूज़ करके कर रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बाकायदा तौर पे लिख दिया विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, कि इसको एक्सपैंड नहीं करना, इसमें आपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्योरली उन्हीं का यूज़ करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 लेकर आना है, तो वही बात, किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0, दो ही बातें हैं, दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आता है। एक प्रॉपर्टी जिसमें दो रो या कॉलम एक जैसी हो, या कोई एक रो या कॉलम 0 हो। तो यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया। तो जब मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड किया है, तो यहाँ से हमारे पास ये कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1। तो क्या हुआ, इससे कॉलम 1 और 3 आइडेंटिकल हो गए, तो आंसर 0 आ गया। ओके जी। तो ये दो क्वेश्चन हैं, 5वें का 3rd और 5वें का 5th पार्ट। जो तकरीबन सेम है। अगर हम यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ए बी सी से, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस ए बी सी को, सिर्फ पूरे ए बी सी को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A/BC मल्टीप्लाई ABC, B/CA
सी ओवर ए बी, तो देखें ज़रा, ये यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कॉलम 2 और 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, जिससे आंसर 0 हो जाएगा, और 0 से बाहर 1 ओवर ए बी सी मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो जाएगा। तो बात रही इस पार्ट की, अगर आप यहाँ पे भी इसी चीज़ को यूज़ करें कि ए बी सी से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो को, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लें तो रो 1 और 2 आइडेंटिकल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, इस क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स और ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमने ये डिटर्मिनेंट का आंसर प्रूव नहीं करना कि -30 के इक्वल है, तो इसको डिटर्मिनेंट को अब आपकी मर्जी है कि अगर आप इसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और उसको एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड तो करना है हमने। और दूसरा ये है कि जो हमने डिटर्मिनेंट को वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में विद एक्सपेंशन सीखा है, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, और वो क्या था दोबारा रिपीट भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा हमारा, यानी कि इस रो के एलिमेंट्स को पकड़ना तो हमने 3 माइनस फार्मूले का 1 प्लस फार्मूले का ये वाला एलिमेंट डिटर्मिनेंट माइनस ये वाला एलिमेंट डिटर्मिनेंट प्लस ये वाला एलिमेंट। अब क्या करना है, हमने इस रो को छोड़ देना, ये रो अब छोड़ देनी है हमने, क्योंकि ये एलिमेंट हमने यूज़ कर लिया। अब इसको फिल करने के लिए फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, अगला फिल करने के लिए हाथ रखने का मकसद ये होता है कि ज़रा वाज़िया हो जाता है कि हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जिससे हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उससे फिर हम x की वैल्यूज़ अपने तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसको भी इधर ले आए +30, ये आ गया -12 प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x और ये +18। तो इसको ये आ गया ये -3x के, ये और ये 4x माइनस एक्स प्लस 3x -12 और +30 हमारे पास 18 हो गया। अगर हम इसको -3 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस एक्स माइनस 6। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हमारे पास 3 मेथड होते हैं, वो आगे हम चैप्टर नंबर 4 में इसको डिटेल से भी पढ़ लेंगे। तो जिसको पहले आपने 10 क्लास में भी पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर बनाने जा रहा हूँ, ये इसके फैक्टर बन गए। ओके, यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2, x की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो इस मेथड से हमारे पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है जो कि है 4/4 का डिटर्मिनेंट। 4/4 का डिटर्मिनेंट भी
ज़्यादातर रो ऑपरेशन से ही हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हमने ये लेकर आना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम ये करना पड़ेगा हमें, कॉलम 1 में आप कॉलम 2, 3 और 4 इन तीनों कॉलम्स को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा, ठीक है। जब हम इन तीनों कॉलम्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 बनेगा और ये 3 इसमें ऐड होकर ये बन जाएगा x+3। जब इन तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो बनेगा x+2, जब इसमें ऐड हो जाएगा तो वो भी x+3 एंड लाइकवाइज बाकी। इसमें से फर्स्ट कॉलम में से x+3 कॉमन आइएगा, यहाँ पे आ गया 1 1 1 1। वही बात आ गई कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में से हम कॉमन लेते हैं, तो मैंने फर्स्ट कॉलम में से x+3 कॉमन लिया। इस 1 के नीचे हम 0 बना लेते हैं। रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 और रो 4 माइनस रो 1 जब करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0 x-1 0 0 0 0 x-1 0। देखें आप गौर करें, यही बनेगा। देखिएगा इसमें रो 2 में रो 1 में सभी रोज को मैंने बारी बारी स्टेप वाइज माइनस किया। इसको इसमें किया तो 1 - 1 0, ये x है, x-1 आ जाएगा, ये 1 - 1 0 आ जाएगा, ये 1 - 1 0 आ जाएगा और ये 1 - 1 0, 1 - 1 0, x-1 1 - 1 0 एंड ये सारा ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बात बन चुकी है कि 1 के नीचे सारी एंट्री 0 है। हम क्या करते हैं, इस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो बाकी जो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, डायगोनल डिटर्मिनेंट। तो मैंने बताया था डायगोनल डिटर्मिनेंट बन जाए तो क्या करते हैं, पूरा डायगोनल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये शॉर्ट स्टेप्स होते हैं, इनको याद रखने से हमारे पास क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दिस इज लैम्डा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें उसने बोला है कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रिलेशन है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के साथ, जिसमें उसने बोला है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट हम 0 के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि ये सिंगुलर है। अब हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे और इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, जैसे अभी x की वैल्यू आई थी। ये वही मेथड, सॉरी तो ये कितना बन गया जी, -50 -5 15,
ये हो गया -60 प्लस 5 लैम्डा 45 -15, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें उस मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 का इक्वल। तो उसने बोला कि सिंगुलर है, आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें उसने बोला वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने अलहदा से सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड हमने अलहदा से सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें a इंटू बी चाहिए। a इंटू बी इन दोनों का प्रोडक्ट है, और फिर हम a और b इनवर्स फाइंड कर लेंगे, वो उसी फार्मूले से इंटू ये। इसको मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स हमने लास्ट टॉपिक में, बल्कि लास्ट लेक्चर में भी, इसको लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इनवर्स को बड़ी डिटेल से पढ़ा। और फिर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे कि बी इनवर्स अलहदा फाइंड करेंगे और ए इनवर्स अलहदा फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ जाएंगे, जिससे हमारा प्रूव हो जाएगा।